नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद में गतिरोध बना हुआ है। बीते 2 दिनों में किरण रिजिजू ने दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। सरकार की कोशिश है किसी तरह गतिरोध खत्म हो, क्योंकि मॉनसून सत्र के खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे। सवाल ये भी है, क्या पीएम मोदी के ड्रीम बिल इस सत्र में पास हो सकेंगे? इस बीच FCRA बिल को लेकर क्या खबर है और स्नैप प्रोटेस्ट वार्निंग क्यों ट्रेंड कर रही है? रिपोर्ट देखिए, पता चलेगा। ये तो एरोगेंसी बताती है कि 15 दिन से सदन चल रहा है और होम मिनिस्टर गायब है। You cannot give direction to the chair. You can only make request. You can demand. It is your right. But you cannot dictate the house and you cannot pass any direction to the chair. सरकार कुछ नहीं कर रही, बचाव कर रही है और हाउस में सरकार कोई तरह से बयान देने में, चर्चा करने में कतरा रही है। कांग्रेस पार्टी वहां से चर्चा से भाग रही है, क्योंकि उसको पता है कि जब चर्चा होगी तो उसके पास ना मुद्दे हैं, ना लॉजिक है, ना उनके पास कहने को कुछ है। दौर ये हंगामे का है, जरा सब्र रख। दर्द हर बार नकारे जाने का है, जरा सब्र रख। वो तख्तियां तान कर उतरे हैं मैदान में, मामला सियासी इम्तिहान का है, जरा सब्र रख। तो सब्र में ही 15-16 दिन बीत चुके हैं और विपक्ष का ऐसा आसमानी सुर अभी भी जारी है। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच अटके रोड़े में संसद कितनी चली है, जरा देखें। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित है। इस दौरान कुल 19 बैठकें होनी थी। अब तक लोकसभा में करीब 14.7 घंटे और राज्यसभा में करीब 16.6 घंटे की कार्रवाई चली है। लोकसभा की कुल उत्पादकता रही है करीब 20% और राज्यसभा की 23%। और फिलहाल विपक्षी गतिरोध पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की अपनी दलील है। हम आपकी हाजिरी लोकसभा में और राज्यसभा में चाहते हैं, आप वो नहीं कर रहे, इसलिए हाउस चल रहा नहीं। इसके जिम्मेदारी आप जिम्मेदार आप हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या एक सियासी जिद में देश के लिए होने वाले बड़े फैसलों को रोक कर रखा गया है? पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बवाल काटा गया, सरकार ने उसे माना, तो अब विपक्षी मांगों की दूसरी लिस्ट सामने है। सवाल ये भी है कि कौन जिद पर अड़ा है, मोदी, शाह या राहुल और खड़गे? क्या जानबूझकर गतिरोध पैदा किया जा रहा है? पर सीमन बिल और FCRA बिल का क्या होगा? आप सदन चलने दोगे नहीं, बहस करने दोगे नहीं, हो हल्ला करोगे और खाली उनकी पोस्टर लेके आओगे। कहाँ है अमित शाह? तो खड़गे साहब, राहुल गांधी जी आके देख लो, चेंबर में बैठे हैं, आपकी बहस सुनने और आपका जवाब देने को तैयार है। तो क्या विपक्ष सिर्फ प्रोपेगेंडा और बखेड़ा राजनीति ही तान रहा है? क्या हंगामा करना ही इकलौता मकसद विपक्ष ने बना लिया है? क्या कांग्रेस सिर्फ अपने नेता की इमेज बिल्डिंग प्रोग्राम में लगी है? अब एक और बात से कांग्रेस किचकिचाई हुई, प्रयागराज में राहुल गांधी की रैली के रद्द होने को लेकर। दरअसल प्रयागराज में राहुल गांधी की रैली 8 अगस्त को होनी थी। कायस्थ पाठशाला के खेल मैदान में छात्रों की गूंज प्रोग्राम होना था। केपी ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ये बुकिंग रद्द कर दी। बस इसी बात पर कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। कायस्थ पाठशाला कॉलेज के मैनेजमेंट के फैसले को भी मोदी से जोड़ते हुए कांग्रेस बम की हुई है। प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। डरते हैं, वो डरते हैं राहुल गांधी से। संसद में भी नहीं आते राहुल गांधी के सामने, और जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जाते हैं वहां हर बार प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार इतना राहुल गांधी डरती क्यों? देहरादून में भी यही किया, वहां भी यही किया।
तो राहुल गांधी जी के जाने का कार्यक्रम है और हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो क्या कुल मिलाकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस मूड में हैं कि गतिरोध बनाए रखा जाए? 13 अगस्त तक कई बड़े बिलों को सदन के पटल पर रखा जाना है, लेकिन हंगामा और डेडलॉक अगर ऐसे ही बना रहा तो मामला मुश्किल दिख रहा है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों की सुई उस मुद्दे पर अटकी है जो खत्म हो चुका है। जो इशू खत्म हो गया, अब देश आगे बढ़ रहा है। नारा लगाते रहते हैं, हर दिन एक ही विषय लेकर के नारा लगाते रहते हैं। छात्रों का मामला है, प्रधानमंत्री ने इतना क्रांतिकारी फैसला लिया, एग्जाम लीक्स को लेकर के इतना काम कर चुके हैं, और ये लोग यहाँ एक इश्यू को लेकर के सुबह सुबह ड्रामा करता है और भगवान राम को अपमान करने का नाटक करते हैं। मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल के अलावा एक और महत्वपूर्ण बिल है जिस पर चर्चा होनी है। वो बिल है FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन बिल। सूत्रों के मुताबिक 12 अगस्त को FCRA बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह से कैथोलिक बिशपों और चर्च प्रमुखों की अहम बैठक हुई। करीब 10 ईसाई नेताओं का प्रतिनिधिमंडल शाह से मिला। मीटिंग में प्रतिनिधिमंडल की तरफ से FCRA पर चर्च और ईसाई संस्थाओं से जुड़े मामलों में चिंताएं रखी गईं। इस सब के बीच विपक्ष का शोर शराबा हंगामा अपनी जगह जारी है। सरकार की कोशिश तमाम अटके हुए बड़े और अहम बिलों पर संसद में चर्चा करने की है, लेकिन विपक्ष की सुई वहीं अटकी है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राहुल गांधी की फोन पर बात हुई है ताकि सदन चलाया जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक सहयोगियों से वो बात करके बताएंगे। मॉनसून सत्र में तीसरी बार उनसे बातचीत हुई है। नहीं, बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहे और तालमेल करके काम करें। सवाल है कि क्या विपक्ष ऐसा करेगा? फिलहाल जिस मूड और मिजाज में विपक्षी नेता दिख रहे हैं वो शांत बैठने वाले नहीं। बीजेपी और एनडीए के नेता लगातार संसद में गतिरोध के लिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठा नैरेटिव रचने में लगी है। केवल राजनीति करने के लिए कुछ युवाओं को पकड़कर उनके कंधे पर कांग्रेस बंदूक चलाना चाहती है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। सवाल ये खड़ा होता है कि ये सिलेक्टिव राजनीति क्यों, ये अवसरवादी राजनीति क्यों, और झूठ की दुकान अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। जानबूझकर श्रीमान राहुल गांधी और खड़गे साहब ने एक झूठा नैरेटिव देश के सामने फैलाया है। क्या प्रधानमंत्री जी, क्या गृह मंत्री जी, क्या भाजपा, क्या एनडीए, हम एक एक बहस के लिए तैयार हैं। लेकिन बहस विपक्ष चाहता कहां है? विपक्ष अपने नैरेटिव को मजबूत करने में लगा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि FCRA से लेकर परिसीमन बिल तक का क्या होगा? क्या 13 अगस्त को मॉनसून सत्र की समाप्ति से पहले तक बड़े बिल संसद में पास हो सकेंगे? तो संसद चल नहीं रही, एक इकोसिस्टम पूरी तरह एक्टिव है। इस बीच 15 अगस्त से पहले स्नैप प्रोटेस्ट यानी अचानक विरोध प्रदर्शन की वार्निंग भी आ चुकी है। यानी कुल मिलाकर मामला ज्यादा सतर्क और सक्रिय रहने का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बताया जा रहा था। 13 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ। 4200 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे में कुछ दिन में ही जगह जगह गड्ढे बन गए। एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे तो NHAI ने एक्शन लिया है। एक्सप्रेसवे की फिर से मरम्मत की जा रही है, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी और एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पर भी एक्शन हुआ है। ग्राउंड जीरो से स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा।
ये तस्वीर कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की है, जिसे बनाने में टैक्स पेयर्स के 4200 करोड़ रुपए लग गए। वर्ल्ड क्लास मेकिंग का दावा किया गया। बीते 13 जुलाई को उद्घाटन हुआ, लेकिन महज 12 दिन बाद कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो तस्वीर सामने आई, उससे इसके गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। मतलब चंद दिनों में ही धूल फांकते वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे की सच्चाई सामने आ गई। आज नए नवेले एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेसवे है, फर्क करना मुश्किल नहीं। सच सबके सामने है। ये तस्वीर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की है। 4200 करोड़ में बनी सड़क 42 दिन पहले ही देखिए कितनी जगह गड्ढों का शिकार हो गई है। अगर इस गड्ढे की लंबाई नापें तो ये मुझे लग रहा है कि लगभग 20 फीट लंबा गड्ढा है। हालांकि रिपेयरिंग का काम भी शुरू हो गया है। अब इसकी ये देख लेते हैं कि आखिर ये गड्ढे हो क्यों रहे हैं। क्या क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया गया है? क्या गुणवत्ता को परे रख दिया गया? लेयर इसकी समझें तो एक तो नेट बिछाया गया है जो सबसे निचली लेयर है। उसके नीचे भी आप देखेंगे तो ये यहाँ से सड़क से लेकर यहाँ तक ये लगभग 1 से 1.5 फुट ऊंची चौड़ाई है। इसमें नीचे गिट्टी लगाई गई है, बेस लेयर गिट्टी की बनी हुई है। फिर उसके ऊपर यहाँ तक लगभग गिट्टी है, उसके ऊपर ये नेट बिछाया गया है। फिर मिट्टी डाल दी गई है। देखिए ये मिट्टी है, जबकि लेयर होनी चाहिए यहाँ पर मोटी वाली गिट्टी की, लेकिन यहाँ पर जो गिट्टी लगाई गई है वो मिट्टी मिला के लगाई गई है। तो ये गुणवत्ता से कंप्रोमाइज हो रहा है। इसके अलावा फिर ये जो ऊपरी लेयर है ये कोलतार की पतली लेयर है, एक गड्ढा नहीं है। इस एक्सप्रेसवे पर आप चलेंगे तो जैसे जैसे कानपुर से चढ़कर आप लखनऊ की तरफ जाएंगे तो कई जगह आपको गड्ढे नजर आएंगे। और जो जानकारी मिली है लगभग 30 से 40 गड्ढे इस सड़क में हैं, जिनमें कई जगह पैच का काम हो गया है। 63 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बनाने में सरकार ने 4200 करोड़ रुपए खर्च किए। करीब 67 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की भारी लागत लगाई गई, लेकिन एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 12 दिन बाद भी ठीक से नहीं चल पाया। 20 दिन में ही इस एक्सप्रेसवे की 5 बार मरम्मत हुई। अब इस एक्सप्रेसवे की खराब गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्सप्रेसवे की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कई जगह गड्ढे हैं तो कहीं पर सड़क धंसी हुई है, कहीं सड़क में दरार दिख रही है। तस्वीरें वायरल होने के बाद NHAI अब एक्शन मोड में है। जहां जहां गड्ढे हैं वहां मरम्मत का काम जारी है। जो गड्ढे एक्सप्रेसवे में हुए थे उनको भरने की कवायद शुरू हुई है। हालांकि गड्ढे होने की जानकारी जब मिली PNC ने उस पर कार्रवाई जरूर की, लेकिन क्वालिटी पर सवाल खड़े हुए, क्योंकि गड्ढा एक नहीं हुआ। अगर आप कानपुर की तरफ से लखनऊ का सफर तय करेंगे तो उस सड़क पर कई गड्ढे देखे गए, जिसके बाद देखिए अब एक्शन शुरू हुआ। ये जो गड्ढा है 20 फीट लंबा गड्ढा है। सोचिए इस तरह के कितने इसकी जो क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है, कितना कॉम्प्रोमाइज उससे किया गया है, जिससे गड्ढे का आकार इतना बढ़ गया है। अब देखिए जो बुलडोजर है उसे लगाकर कार्रवाई की जा रही है। रोलर भी मंगा लिया गया है। कई बार रोलर सही से काम नहीं करता, रोलर नहीं चलाया जाता, उसके चलते भी हालात ऐसे हो जाते हैं कि सड़कें हल्की सी बारिश नहीं झेल पाती और नुकसान होने लगता है। अब देखिए ये रोड रोलर चलाया जा रहा है अंदर गड्ढों को भरने के लिए। जितनी अब तत्परता दिखाई जा रही है, जितना गंभीरता से काम अब किया जा रहा है, क्या जिम्मेदारी पहले नहीं थी कि इस तरह का काम कर लिया जाता? लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया और सड़क शुरू होने के बाद से ही गड्ढों का शिकार हो गई। पैच वर्क के दौरान नमी और बरसाती पानी के कारण काम प्रभावित न हो, इसके लिए निर्माण एजेंसी ने मौके पर औद्योगिक पंखे लगाए हैं। एजेंसी का दावा है कि इससे मरम्मत कार्य तेजी से पूरा किया जा सकेगा। अगर आप कानपुर की ओर से लखनऊ का सफर तय करेंगे तो आपको कई सारे गड्ढे नजर आएंगे। कुछ पर काम चल रहा है। देखिए ये गड्ढा, कितना बड़ा गड्ढा आपको नजर आएगा। यहां से लेकर लगभग 700 मीटर की दूरी इस गड्ढे की है। मतलब पूरी सड़क धंस गई है। और चौड़ाई भी देखेंगे, ये एक पोर्शन है जो अभी भरा जा रहा है, दूसरा पोर्शन वहां से देखेंगे चौड़ाई और बढ़ जाती है। तो सड़क को नए सिरे से 700 मीटर के दायरे में बनाया जा रहा है। और जब काम चल रहा था तो काम जल्दी चले कैसे, अधिकारी देखिए ये पंखे लगाए गए थे, वीडियो भी आपने देखा होगा। ये पंखे जब चल रहे थे उस वक्त का वीडियो। अब 2 पंखे यहाँ बचे हुए हैं। ऐसे पंखे कई सारे यहाँ से लेकर उस एरिया तक लगाए गए थे ताकि सड़क को सुखाया जा सके। जो काम चल रहा है उसे सुखाया जा सके। NHAI ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार कंपनी इंजीनियर और अधिकारियों पर कार्रवाई की।
NHAI ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा को हटा दिया है। पूर्व परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया को चार्जशीट दी है। सौरभ चौरसिया के कार्यकाल में अधिकांश निर्माण हुआ था। साथ ही एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन परफॉर्मर घोषित करने का नोटिस भेजा है। फैसला लागू होते ही कंपनी भविष्य में NHAI के किसी टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएगी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का 2% जुर्माना लगाने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर 3 साल का बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कंपनी के रोड क्वालिटी रेटिंग यानी पेमेंट कंडीशन इंडेक्स को भी घटाया जा रहा है। NHAI ने PNC इंफ्राटेक लिमिटेड को अपने खर्च पर खराब एक्सप्रेसवे की मरम्मत कराने का निर्देश दिया है। PNC कंपनी 3 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत कराएगी। एक तरफ फ्लाईओवर का निर्माण काम चल रहा है, दूसरी तरफ सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। वो कंपनी बना रही है जो ब्लैक लिस्टेड थी, समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम दे दिया गया। नतीजा सबके सामने है। देखिए कितनी लंबी एरिया में इस पूरी सड़क में ये इतना बड़ा गड्ढा था, पूरी सड़क धंस गई थी। गड्ढा कहना गलत होगा, ये पूरी सड़क धंस गई थी। देखिए यहां से आप देखेंगे ये पूरी सड़क 700 मीटर लंबी सड़क यहां तक धंसी हुई थी। पहले की जो तस्वीर देख लीजिए, देखिए यहां से सड़क खोदी गई है, धंसी होगी, और सड़क की ऊपरी लेयर कोई बेहतरीन नहीं है। ऊपरी लेयर जगह जगह देखेंगे तो आप सड़क के ऊपरी लेयर पर तारकोल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, सड़क चिकनी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर आप देखेंगे, देखिए दरारें आपको दिख रही हैं। ये देखिए, ये ऐसे अगर आप हाथ लगाते हैं तो गिट्टी दिखने लगती है, जबकि तारकोल होना चाहिए, गिट्टी दिखनी नहीं चाहिए। देखिए ऐसे ही पानी जब पड़ता है तो ये गिट्टियां उखड़ने लगती हैं, पानी निचली सतह पर जाता है। अगर रोड रोलर ढंग से नहीं चला है तो जो मिट्टी है वहां पानी जाते ही मिट्टी बैठ जाती है, धंस जाती है, और पूरी सड़क फिर धंस जाती है और बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। इस बीच NHAI ने सड़क की मरम्मत पूरी होने तक टोल वसूली सस्पेंड कर दी है। इस दौरान यात्रियों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। टोल से होने वाले नुकसान की भरपाई संबंधित कंपनी से ही की जाएगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता एक्सप्रेसवे की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, अटल प्रोग्रेस वे योजना में ही रहेगा या कभी बनेगा भी, या कागजों में बनकर उसका हिस्सा बांट हो चुका है। तंज कसते हुए अखिलेश आगे लिखते हैं कि बीजेपी राज में हुआ हर निर्माण चलता काम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। जिस एक्सप्रेस वे पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिसकी गुणवत्ता सवालों के घेरे में है, उसके उद्घाटन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उसकी तुलना अमेरिका की सड़कों से की थी। हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। सिर्फ कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के ही टूटने की खबर नहीं आई, बल्कि और भी एक्सप्रेसवे के टूटने और गड्ढे होने की खबरों से सुरक्षा का संकट खड़ा हुआ। ऐसे में सवाल है कि अगर यहाँ के एक्सप्रेसवे की तुलना अमेरिका की सड़कों से की जा रही है तो फिर ऐसी तस्वीरें बार बार क्यों आ रही है? अगर लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों पर पहले ही लगाम लगाई गई होती तो शायद न होता एक्सप्रेसवे में गड्ढे और न ही ऐसी किरकिरी होती। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज जेन जी के साथ संवाद किया। मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में IIMUN यानी इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन की 15वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में करीब 2000 छात्रों से संवाद किया। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि मौजूदा हालात में देश की सियासत में अगर कोई ताकत सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर तेजी से उभरी है तो वो है जेन जी, यानी सबसे युवा वोटर। एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत है तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। दोनों युवाओं को साधने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर युवाओं को अपने साथ लेने की कोशिश में। राहुल गांधी की 8 अगस्त को यूपी के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रस्तावित है। हालांकि कार्यक्रम प्रयागराज के जिस केपी मैदान में होना था उसे अनुमति को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि हर हाल में कार्यक्रम होकर रहेगा। दूसरी तरफ आरएसएस और
बीजेपी युवाओं को साधने में जुटी हुई, क्योंकि सियासी पार्टियां जानती हैं कि देश की सत्ता पाने के लिए युवाओं का वोट बैंक कितना जरूरी है। युवाओं को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कहा, मैं जेन जी पर आंख मूंद कर भरोसा रखता हूं। उनका आंदोलन देश विरोधी नहीं है, वो हमारी ही अगली पीढ़ी है। मोहन भागवत ने शिक्षा पर भी जोर देते हुए कहा कि शिक्षा कारोबार नहीं, जीवन की जरूरत है। शिक्षा बजट जीडीपी का 6% होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जेन जी अगर एजुटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए। कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। कोई सरकार ने 6% अब तक एजुकेशन को बजट नहीं दिया है। तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एजुकेशन सर? क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं। बढ़िया है। हम तो बढ़िया एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये मांग उचित है, ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की मौत हुई है। एक सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। उसकी मौत में किसी साजिश का एंगल नहीं, बल्कि ड्राइवर की लापरवाही है। हालांकि माफिया पुत्र की डेथ ने ये हलचल जरूर बढ़ा दी है कि उसके परिवार के जो सदस्य फरार चल रहे हैं, क्या वो अब सामने आएंगे? इशारा अतीक की बेगम की तरफ है, जो अपनों के मरने पर भी अंडरग्राउंड ही रही। जिस झांसी में अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, वही झांसी अतीक के 5वें बेटे अबान के लिए डेथ स्पॉट बन गए। झांसी से 70 किलोमीटर पीछे कार हादसे में अबान की मौत हो गई। उसका एक साथी भी ऑन द स्पॉट मारा गया। बताया जा रहा है कि अतीक का सबसे छोटा बेटा 4 दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करने जा रहा था। कार डिवाइडर से इसलिए टकराई क्योंकि ड्राइवर को झपकी आ गई थी और करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही गाड़ी पर वो कंट्रोल नहीं रख पाया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर सबको बाहर निकाला, लेकिन अगला हिस्सा बुरी तरह से चकनाचूर होने से अतीक परिवार में आई इस अनहोनी को टाला नहीं जा सका। पुलिस के मुताबिक अबान के हाथ पैर टूट चुके थे, उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी। ज्यादा खून बहना भी मौत की बड़ी वजह बना। इस पूरे हादसे की खबर प्रशासन के जरिए अतीक फैमिली को भिजवा दी गई। जितने भी सूचना देना है सबको सूचना भिजवाया गया है। प्रयागराज में को हमारे पुलिस प्रशासन, उनको भी सूचना हमने भिजवा दिया है। सूचना पहुंच भी चुका है। जो भी लोग हमसे समन्वय स्थापित करेंगे या जो भी बात करेंगे आपको अवगत कराएंगे। अबान की मौत के बाद उसका भाई एहजम झांसी पहुंचा, मगर बाकियों को लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि माफिया फैमिली को देखा जाए तो अतीक अहमद मारा जा चुका है। शाइस्ता परवीन 3.5 साल से फरार है। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर किडनैपिंग और रंगदारी केस में लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद झांसी जेल में करवटें बदल रहा है। तीसरे बेटे असद का झांसी में एनकाउंटर हो चुका है। चौथा बेटा एहजम इन दिनों पढ़ाई कर रहा है। अब चर्चाएं चल रही है कि अबान को प्रयागराज के कसारी मसारी में अतीक अहमद की कब्र के पास ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन सवाल है, ऐसा कौन करेगा? क्योंकि चाचा अशरफ भी इस दुनिया में नहीं है और चाची ज़ैनब फातिमा फरार है। जिस तरह के वीडियो अतीक के छोटे बेटे अबान के वायरल होते रहे, उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है शायद पुलिस की वजह से अंडरग्राउंड चल रहे आरोपी सामने ना आए। बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। एक तरफ माफिया अतीक का कुनबा टूट रहा है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का हंटर चल रहा है। अतीक की फैमिली से फरार लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। अतीक अहमद की 110 करोड़ की बेनामी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क हो चुकी है।
उससे पहले 345 करोड़ रुपए की 34 अवैध संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी हैं। 13 बैंक खातों में जमा 1 करोड़ 14 लाख रुपए सील किए जा चुके हैं। माफिया परिवार को लेकर प्रयागराज प्रशासन की तैयारी और भी बड़े स्तर पर चल रही है, क्योंकि इनपुट यही मिल रहे हैं कि अतीक के गढ़ मरियाडीह में रंगदारी का खेल जारी है। इसी सिलसिले में एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि 5 लाख रुपए न देने की सूरत में उसे परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ऐसे हर माफिया गैंग के खात्मे का संकल्प ले चुके हैं। ये माफिया किसी के नहीं होते, ये हमेशा समाज का खून चूसते हैं, गरीब का शोषण करते हैं, व्यापारी में भय और दहशत की स्थिति पैदा करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया था पहले दिन से कि अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया के संरक्षक दाताओं के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस होगी। बहनों और भाइयों, ये जीरो टॉलरेंस आज आप देखते होंगे, जब सरकार ने कहा थी माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो माफिया मिट्टी में मिल गए। अब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में माफिया अतीक का दौर खत्म हो चुका है, मगर कई सवाल अभी बाकी हैं। इनमें सबसे अहम सवाल शाइस्ता परवीन को लेकर है। क्या वो बेटे को आखिरी बार देखने आएगी? क्योंकि असद का एनकाउंटर हुआ तब भी वो अंडरग्राउंड रही और अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसने पुलिस से लुका छिपी का खेल जारी रखा। शाइस्ता के बारे में कहा जाता है कि वो अतीक के जाने के बाद उसके गैंग IS 227 को ऑपरेट कर रही है और उसी की बदौलत कई अपराधी उसके आसपास साए की तरह घूमते रहते हैं। हो सकता है यही पुलिस के हर पहरे की खबर शाइस्ता तक पहुंचाते हैं और खुद को सेफ वो रख पा रही हो। मगर अब अबान की सड़क हादसे में मौत के बाद अतीक का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है और इंतजार है फरार शाइस्ता परवीन का। जवाब कसारी मसारी में मिलेगा या फिर उसी तरह शाइस्ता गायब रहेगी? हर कोई यही जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाकिस्तान में 11 अगस्त ट्रेंड कर रहा है। हर किसी की जुबान पर इसी बात की चर्चा है कि पाकिस्तान की आज़ादी से ठीक 3 दिन पहले ऐसा क्या होने वाला है जिससे कि मुनीर शहबाज के हाथ पांव फूल रहे हैं। टेंशन इस बात की हो रही है कि बचा हुआ 20% भी कहीं हाथ से निकल ना जाए। आखिर क्यों पाकिस्तानी हुक्मरान को लग रहा है कि उन्हें अब भागकर ही जान बचानी होगी? देखिए जरा। बस 5 दिन बाकी रह गए जब पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। तारीख मुकर्रर कर दी गई है, वक्त तय हो चुका है। जिस बलूचिस्तान को सालों तक पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी जूतों के नीचे दबा कर रखा, अपनी जागीर समझ कर रखा, उसी बलूचिस्तान ने अब इस्लामाबाद को चुनौती दे दी है। एक तरफ POJK में विद्रोह की आग अब तक शांत नहीं हो पाई, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने अलग टेंशन दे दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सालों के संघर्ष के बाद मुनीर की आर्मी को उसकी औकात दिखा दी। अब ना तो शहबाज कुछ कर पा रहे हैं और ना तो फील्ड मार्शल मुनीर की फौज को कुछ समझ आ रहा है। मामला हाथ से निकल चुका है। पाकिस्तान के इतिहास की दूसरी तारीख लिखे जाने की तैयारी हो रही है जब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। 1971 में बांग्लादेश के बाद बलूचिस्तान के तारीखी ऐलान के बाद पाकिस्तान के बिखरने का अध्याय फिर से शुरू हो चुका है। POJK, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद अब सिंध से भी विद्रोह की आग भड़कने की आशंका तेज हो गई है। मुनीर आर्मी के होश उड़ गए हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मुनीर को जिस फौज पर घमंड था उसे आवाम गालियां दे रही है। पाकिस्तान की आवाम पूरी सच्चाई जान चुकी है। अब मुनीर एंड कंपनी का बोरिया बिस्तर बंधना तय माना जा रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरान और खासकर फौज की इन्हीं करतूतों के चलते आवाम का भरोसा टूटा। इसका नतीजा पाकिस्तान के टुकड़े होने तक बात पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि हुक्मरानों ने अपनी आदत नहीं सुधारी तो अभी सिर्फ बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान किया है। धीरे धीरे पाकिस्तान कई टुकड़ों में बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।